अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ैन अब्बास चौधरी, मैं हूँ होस्ट इज़ी मीडिया की पॉडकास्ट का। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो हमारे गेस्ट हैं और जिस इंडस्ट्री से वो बिलॉन्ग करते हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आपने ये फ़ील किया कि आप बैंक जाते हैं और डिपॉज़िट स्लिप उठाते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैंने कहाँ पे क्या लिखना है और क्या करना है? तो बैंकिंग के शोबे से आज हमारे साथ हैं जी सर नजीबुज़्ज़मान कियानी, जिनको ऑलमोस्ट 8 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। आज वो बैंकिंग के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताएँगे। बहुत सारे जो है चीज़ें आज हम सीखेंगे बैंकिंग के बारे में और नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बैंक विज़िट करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली पता होगा कि रिबा का क्या मतलब है, कौन-सा बैंक इंटरेस्ट ले रहा है, कौन-सा बैंक इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इस्लामिक बैंकिंग वर्सेस कन्वेंशनल बैंकिंग इंशाल्लाह सारी चीज़ें यहाँ पे आज कवर करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजीब भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा सर, बैंकिंग जो है अपने आप में एक ज़ाहिर-सी बात है, पैसे ही सँभालता है तो ये अरबों करोड़ों की जो है, शायद मैंने कम बोल दिया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इससे रिलेटेड जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं, बहुत सारी नहीं करनी होती। तो हमारे आज आपसे बहुत सारे सवाल हैं, एक-एक करके मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सर मुझे पहले सवाल का जवाब दीजिए कि ये बैंकिंग का सफ़र है, जो कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान में किस तरह से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ और इसके पीछे की क्या स्टोरी है? थैंक यू वेरी मच ज़ैन भाई, आपने मुझे आज बड़े अहम मौज़ू पे लबकुशाई करने का मौका दिया है। पाकिस्तान में जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका सफ़र शुरू होता है 1948 से। 1947 में जब पाकिस्तान ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, तो उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बैंक्स भी थे और लोकल बैंक्स भी थे, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को मज़ीद बूस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एक पूरा एक सिस्टम रिक्वायर्ड था। फॉर दैट पर्पज़ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसको तश्कील दिया गया। 1 जुलाई 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी और इनॉग्रेशन किया। इसके बाद फिर एचबीएल मैदान में आया। एचबीएल के बाद फिर इसी तरह मुख्तलिफ बैंक्स थे, एमसीबी, यूबीएल ने आकर बैंकिंग सेक्टर को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, अपनी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द चेंज ऑफ एरा बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियाँ आई और इस बैंकिंग सेक्टर की तब्दीलियों में मीज़ान बैंक, बैंक अल-फलाह, यूबीएल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। फिर अब अगर अगर आप इस रीसेंट वक़्त को देखते हैं, दौर को देखते हैं, तो इस्लामिक बैंकिंग हमारे मुल्क में बड़ी तेज़ी से राइज हो रही है। इस्लामिक बैंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम रोल जो अदा किया वो वन एंड ओनली मीज़ान बैंक ने अदा किया। मीज़ान बैंक ने ही अपना सफ़र, एक वाहिद बैंक है जिसने अपने सफ़र का आगाज़ ही कंप्लीट इस्लामिक बैंकिंग के साथ किया। आप देख सकते हैं प्रेज़ेंट में भी और पास्ट में भी कुछ बैंकों ने अपनी इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ को आगाज़ किया था। लेकिन एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2027 तक ये तमाम बैंक्स जो हैं ये इस्लामिक बैंक्स में कन्वर्ट हो जाएँगे। इस तरीके के साथ इन बैंक्स ने पाकिस्तान की माशियत में, पाकिस्तान के ग्रोथ में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा सर, अभी आपने एक मुझे बताया है इस्लामिक बैंकिंग का, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना सबके माइंड में सवाल होता है, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या फ़र्क है? जी, इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में जो बेसिक एक फ़र्क है कि कन्वेंशनल बैंक्स जो होते हैं वो मनी बेस्ड लोन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जबकि जो इस्लामिक बैंक्स होते हैं ये बेस्ड बैंकिंग कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझाना चाहूँगा। जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो आपको मनी लेंड करते हैं। उसके ऊपर वो आपसे चार्ज करते हैं। और चार्ज आपसे करते हैं, जब लेट फ़ीस आती है प्लेंटी चार्ज हो जाती है। जबकि इस्लामिक बैंक्स के अंदर जो होता है आपको एसेट प्रोवाइड किया जाता है। उसका या तो इजारा हो जाता है या मुशारका हो जाता है, और अगर आप खुद उनके साथ काम करना चाहें एज़ अ स्लीपिंग पार्टनर तो फिर मुदारबत के ऊपर बात होती है। जिस तरह आप कन्वेंशनल बैंक्स में आप देखें, जैसे कन्वेंशनल बैंक्स के अंदर कोई शरिया बोर्ड नहीं होता, लेकिन इस्लामिक बैंक के अंदर शरिया बोर्ड होता है बाकायदा। आपकी हर ट्रांज़ैक्शंस को ये शरिया बोर्ड जो है ये देख रहा होता है। आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले शरिया बोर्ड के साथ डिस्कस की जाती है। जबकि कन्वेंशनल बैंक में ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, जो प्रॉफ़िट है, वो प्रॉफ़िट जो है वो टाइम बेस के ऊपर ले रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपसे बयान की, इनको थॉरोली अगर समझा जाए तो एक ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। अच्छा सर, आपने ना अभी 2 वर्ड यूज़ किए हैं, मुदारबा और मुशारका।
अब जो आम हमारे पाकिस्तान के लोग होते हैं, उनको ये चीज़ें पता नहीं होती, तो इनके बारे में थोड़ा-सा मुझे बताइएगा? जी, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, मुदारबा जो है ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो जिसके अंदर एक पार्टनर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरा पार्टनर उसको एक्सपर्टीज़ देते हैं, ठीक है? जो प्रॉफ़िट होता है वो ऑलरेडी उसको बता दिया जाता है और जो लॉस होता है वो एज़ पर इन्वेस्टमेंट होता है। अब एक मिसाल देना चाहूँगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा है, उसके अंदर आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा का सामान लिया और तिजारत की गर्ज़ से दूसरे मुल्क गए। वहाँ से प्रॉफ़िट लेकर आए, प्रॉफ़िट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। माल हज़रत खदीजा का था, जो मैनेज करने वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी थी और जब प्रॉफ़िट हुआ, तो फिर दोनों में डिवीज़न हुई, 50-50 डिवीज़न हुई। इस तरीके के साथ ये मुदारबत जो बैंक के अंदर भी मुदारबत जो यूज़ हो रहा है, वो इसी तरीके से यूज़ हो रहा है। कस्टमर ऐज़ अ रब्बुल माल होगा, यानी वो अपने पैसे का मालिक होगा और बैंक ऐज़ अ मैनेजर होगा, जिसको हम मुदारिब कहते हैं। जबकि दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है मुशारका, मुशारका जो है बेसिकली शिरकत के जिसको आप शिरकत कह लें। लेट्स सपोज़ मैंने और आपने जस्ट बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो हम शिरकतदारी से एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। या तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ देंगे या मैं पैसा लगा दूँगा, कैपिटल लगा लूँगा या गुडविल के साथ हम काम कर लेंगे। तो मुशारका जो है ये शिरकतदारी से निकला है। फिर इसको आप अगर डीपली जानना चाहते हैं तो डीपली कुछ ऐसा है कि जो इख्तियारी है और फिर जो गैर इख्तियारी आ जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं ये बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर जो चल रही हैं बेसिकली इसमें दोनों पार्टनर शरीक होते हैं। अच्छा सर, आपने एक तीसरा नाम भी लिया था रिबा। तो मैं अक्सर मज़ान बैंक की ब्रांच में चेक वगैरह क्लियर करवाने जाता हूँ, मैं वहाँ पे देख रहा होता हूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ रिबा क्या है और ये हराम क्यों है? बेसिकली रिबा जो है ये एक कुरानिक टर्म है फॉर सूद। जिस तरह सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 275 में फरमाया और सूद अल्लाह ताला ने सूद को हराम और तिजारत को हलाल करार दिया। रिबा बेसिकली हर वो चीज़ जिस पर हर वो कर्ज़ जो आप बैंक से ले रहे हैं या किसी इवन आप किसी नॉर्मल एक शख्स से भी ले रहे हैं, उसके ऊपर आप जितने भी इंसेंटिव उसको देंगे, वो रिबा की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इस्लाम में इसकी ममानियत की गई है। बेसिक उसकी वजह ये है कि जब आप रिबा के साथ काम करते हैं, तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाती। एक बंदे के पास जब पैसा है, वो आगे रिबा के ऊपर काम कर रहा है, वंस अगेन इकोनॉमी और वो पैसा जो रिवॉल्व होकर उसी के पास आ रहा है। तो इस तरह एक जो बैलेंस होना चाहिए इन द सोसाइटी वो बैलेंस नहीं रहता। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में रिबा की ममानियत की है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका भी हैं, जिसमें से जो एक हदीस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जिस तरह अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद लेने वाले पर, देने वाले पर, 2 गवाहान पर और उसकी किताबत करने वाले पर। और ये बड़ी सख्त किस्म की ममानियत है कुरान पाक में। इवन कुरान पाक में अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग का कहा गया है। जो सूद पे काम करते हैं या रिबा पर या रिबा से मुतल्लिक काम करते हैं या किताबत करते हैं, उनका खुलेआम जंग है अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ। अच्छा सर, पाकिस्तान में जो कि ज़्यादातर फ़ैसले हम इस्लाम के मुताबिक करते हैं, तो बैंकिंग के में भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि पाकिस्तान में कुछ उलमा कराम जिनमें बड़े-बड़े नाम शामिल हैं, वो कहते हैं कि जो बैंकिंग है इस्लाम में जायज़ नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कुछ उलमा कराम जिसमें बड़े-बड़े नाम शामिल हैं, वो ये कहते हैं कि इस्लाम में बैंकिंग जायज़ है। बेसिकली देखें कि कोई भी कॉन्सेप्ट है ना या कोई भी काम है, उसकी जो ट्रांज़ैक्शन होती है, उसको देखा जाता है। अब हर किसी का हर मामले पर चाहे वो किसी भी मसलक से या किसी भी मकतबा फ़िक्र से वो ताल्लुक़ रखे, उसका ओपिनियन डिफरेंट होगा। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, आप एक मैकडॉनल्ड का बर्गर जो है पाकिस्तान में खा रहे हैं, लेकिन वो आप थोड़ी-सी तसल्ली से खाएँगे कि चलो कम से कम उसने तकबीर ज़रूर पढ़ी होगी। लेकिन यही मैकडॉनल्ड का बर्गर आप जब यूके, अमेरिका या कनाडा वगैरह में आप यूज़ करें, तो आपको थोड़ी देर के लिए आप जब जाते हैं, जब करते हैं, तो आप देखते हैं कि यार पता नहीं इसने तकबीर पढ़ी होगी कि नहीं। बीच में डिफ़रेंस कहाँ पे आ रहा है? ट्रांज़ैक्शन का डिफ़रेंस आ रहा है। अब किसी अगर देखिए जब हम कोई चीज़ कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेट्स सपोज़ मैंने कोई एक मिल्क शेक बनाया, तो आपने कहा जी ये मुज़र सेहत है। जब आपने इस चीज़ को बयान कर दी मुज़र सेहत है, उसको प्रूव करना चाहिए।
और लेट्स सपोज़ अगर आपने प्रूव कर भी दिया, उसका रेसिप्रोकल भी देना चाहिए। तो आई थिंक सो कि जो इस वक़्त बैंक इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काम हो रहा है, वो वन ऑफ द बेस्ट काम हो रहा है। तो बहुत से उलमाए इकराम ऐसे हैं जो जिन्होंने इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर काम किया, और अगर वो उनका काम सही ना होता, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो सऊदी गवर्नमेंट है उनको वहाँ शाही प्रोटोकॉल के लिए ना कहती कि आप शाही प्रोटोकॉल ले लें, लेकिन हमारे लिए काम करें। तो थैंक्स टू देम कि वो उनका एक ही जवाब होता है कि मैं पाकिस्तान का हूँ और पाकिस्तान के लिए काम करूँगा। तो ये एक आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किसी की अगर कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, अगर कॉन्ट्राडिक्ट है तो उसको प्रूव करके उसका रेसिप्रोकल या दरमियाना कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो आई थिंक सो कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंकिंग चल रही है वो बेस्ट उस पे लाइंस के ऊपर चल रही है। उसकी जो गोल्स हैं वो बेस्ट गोल्स हैं जिनको मॉनिटर भी किया जा रहा है। अच्छा नजीब भाई, मेरा अगला आपसे सवाल ये है कि डिजिटल बैंकिंग का और फिनटेक का जो स्कोप है वो पाकिस्तान में क्या है? इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह जैज़ कैश और ईज़ी पैसा ने अपने जो बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, अब तक कमोबेश 50 मिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र हो चुके हुए हैं। इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रास्त अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये डिजिटलाइज़ेशन की तरफ बैंकिंग जितना जा रहा है, उसके अंदर आप देखें कि नॉर्मल बैंकिंग के बामुकाबले में जो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम अभी आपका चल रहा है, यहाँ पर कस्टमर ज़्यादा ईज़ी फ़ील करता है। उसको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो घर बैठे अपना अकाउंट चला रहा है, उसको उससे पैसे भी वो ले रहा है, और जबकि उसको एक बैंक के अंदर जाना पड़ता है, उसको सोर्स ऑफ इनकम देना पड़ता है, उसको डिफरेंट बायोमेट्रिक्स वगैरह करनी पड़ती है। तो इस ये जो जैज़ कैश हो गया, ईज़ी पैसा हो गया, और रास्त ने जिस तरीके से ग्रिपिंग अपनी जमाई हुई है, ये इंशाल्लाह मज़ीद आगे आने वाले दौर में भी ये बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ जाएगा। अच्छा जी भाई, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि अमीर लोग तो अरबों करोड़ों रुपए लेके बैंकों का बाहर निकल जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। यही एक आम बंदा, आम मज़दूर बैंक बैंक से एक बाइक भी निकलवाने चला जाए या थोड़ा बहुत कर्ज़ा लेने चला जाए, बैंक हज़ार तरह की वेरिफिकेशंस करता है, उसके ख़ानदान को चेक करता है और अगर वो बंदा ना दे तो वो चीज़ उठा के ले जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इतना हमारा सिस्टम बाइस्ड क्यों है? बेसिकली ज़ैन भाई, ये बाइस्ड आप इसको नहीं कह सकते, जैसे कि आपने खुद अभी फरमाया कि जो बड़े लोग हैं जो लोन्स वगैरह लेते हैं गवर्नमेंटल बैंक्स वगैरह से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो उनके लोन माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन ये देखें, अगर यही लोन वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल उन लोन की वापसी करना शुरू कर दें, तो एक बड़ा बेहतरीन पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमी का सर्कल है ना, वो चलना शुरू कर देगा। इसी तरीके से जब वो बड़ों की तरफ से जब आपको एक इनक्वायरी मिलना शुरू होती है, तो बैंक्स अपने आप को 5 साल फॉरवर्ड देख रहे होते हैं कि हमने इस बैंक से लोन रिकवर कैसे करना है। दैट्स व्हाई वो जब भी अब जो इस वक़्त एरा चल रहा है, जो लोन की कैपेसिटी इस वक़्त चल रही है, आप बैंक के लिए में जाकर बाइक भी परचेज़ करेंगे, तो आपसे लास्ट पॉइंट तक केवाईसी की जाएगी। मीन आपको जाँचा जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर लोन आप बैंकरप्ट हो रहे हैं या लोन आपका वापस नहीं आ रहा, तो उन्होंने रिकवरी करनी है। और रिकवरी कैसे हो सकती है कि वो आपके आप जिनकी रेफरेंसेस वगैरह दे रहे हैं वो आपको सही तरीके से जानते हो, या अपने ऑफिस का जो एड्रेस दे रहे हैं वो लोग आपको ओन कर रहे हो। तो दैट्स वाई लोग ये समझ रहे हैं कि हम गरीबों की जो है ना वो बैंकिंग मुश्किल है, जबकि ऐसा नहीं है। बेसिकली बैंक अपने आप को सेव कर रहा होता है कि बैंक भी जो होता है वो बैंक का अपना असासा नहीं होता, ये लोगों की जो एसेट्स होते हैं उसी को आगे यूटिलाइज करके खुद भी अर्न कर रहा होता है और लोगों को भी दे रहा होता है। तो आई थिंक सो कि मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको आप अंदाज़ा कर लें, इसको आप कंपैरिजन करें बाहर किसी भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ, तो वहाँ पर ये है कि जो भी बंदा लोन लेता है उसको एक अमाउंट बता दी जाती है। इवन जब बैंक खुद भी उस पे सिक्योरिटीज़ रखता है और बैंक देखता है कि बंदा ये देने के काबिल नहीं रहा, वहाँ का निज़ाम ही तो बहुत बेहतरीन है। वो खुद उसको देखते हैं कि लोन की अमाउंट क्या है, वो उसको वेव ऑफ कर देते हैं। वो खुद ही इसको माफ़ कर देते हैं कि यार बंदा देने के काबिल नहीं रहा, हमें कहाँ से देगा। तो ये वो पॉलिसीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हुए टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गरीबों के लिए थोड़ा-सा मुश्किलात है। ईज़ी है, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। आप
बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए। सर अभी भी बहुत सारी चीज़ें मेरे अपने माइंड में अनक्लियर हैं, लेकिन चूँकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इस वजह से क्लियर नहीं हो सकती। हमारी ऑडियंस है या जो आम लोग हैं जिनको, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था ना, डिपॉज़िट स्लिप तक फ़िल करनी नहीं आती। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुदारबा, मुशारका, रिबा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपसे डिटेल में सीखना हो, तो किस तरह से सीख सकते हैं? देखिए ज़ैन भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। शायद आप जानते भी हो कि 2027 तक तमाम बैंकों ने इस्लामिक हो जाना है। तो जो न्यू आने वाला ब्लड है, जिन्होंने बैंकिंग को एज़ अ प्रोफ़ेशन यूज़ करना है, आई थिंक सो कि माशाल्लाह आपने भी एक बहुत अच्छा इस्लामिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बड़ी जल्दी। तो आई होप इंशाल्लाह आपसे वहाँ पे मुलाकात होगी। तो ऐसे कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये इससे फ़ायदा क्या होगा, जो नया आने वाला ब्लड है या जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपना प्रोफ़ेशन बैंकिंग को बनाना है, जब उनको टर्म्स, उनको कंडीशंस और उनको जो टर्मिनोलॉजीज़ का पहले से पता होगा, तो वो अपना काम बड़े बेहतर तरीके से करने शुरू करेंगे। ना कि वो पहले बैंकिंग को जॉइन करें, फिर ट्रेनिंग्स लें। वही चीज़ उनको पहले से ही हम एज़ अ यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेजेस लेवल पे हम बता देंगे, तो आई थिंक सो कि उनकी ग्रोथ में भी बड़ा अच्छा इज़ाफ़ा होगा और उनके जो जिस ऑर्गनाइज़ेशन में भी काम करेंगे, उस ऑर्गनाइज़ेशन की इकोनॉमी भी बड़ा इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। सो लास्ट मेरा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए है कि अगर आप बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं और सर नजीब से सीखना चाहते हैं, तो हमारा इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का जो कोर्स है, वो परचेज़ करें। उसमें सर नजीब डेली आके आपको खुद सिखाएँगे। थैंक यू सो मच।